गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निगार। आज हम लोग क्लास 9th के होम साइंस में खंड ख पढ़ेंगे, चैप्टर 5। देखिए, चैप्टर 5 है हमारा स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देख रेख और रक्षा। बहुत लंबा है पाठ का नाम, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ, आम भाषा में अगर हम लोग कहा जाए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो रोगों से मुक्त और हष्ट पुष्ट जो व्यक्ति होता है उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या बताया गया कि स्वास्थ्य होता क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य का अर्थ शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वस्थ नहीं है। यानी शरीर अगर हमारा रोगों से मुक्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ किसको बताया है? व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से यदि व्यक्ति तंदुरुस्त है, खुश है और तो क्या है, मानसिक रूप से अगर वो टेंशन फ्री है, वो निरोग है, उसको कोई रोग भी नहीं है, फर्स्ट क्लास है उसकी बॉडी, उसका सब कुछ, तो क्या है, हम कहते हैं कि वो स्वस्थ है बिल्कुल। लेकिन तो वही बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यक्ति का सिर्फ रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मतलब हर तरीके से यदि वो उसका कल्याण होता है, हष्टपुष्ट होता है वो, तब वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया। इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा? बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से लोगों ने इसको परिभाषाएं दी हैं अपने अपने विचार से। तो हम J.F. विलियम के द्वारा देखते हैं कि इनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है। स्वास्थ्य क्या है? जीवन का ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। तो स्वास्थ्य क्या हुआ? यानी विलियम ने क्या कहा? J.F. विलियम ने ये कहा कि स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखता है। ठीक है, यदि वो स्वस्थ है तो काफी लंबे समय तक जिएगा। तो इन्होंने अपने विचार से ऐसा बताया। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वास्थ्य के लक्षण को जानने के लिए के लक्षण को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटकर हम इसके लक्षण पढ़ते हैं। कौन कौन से दो वर्ग हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष जो हमारे सामने दिखाई देता है, ठीक है, यानी बाहरी तौर पर, बाह्य रूप से अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति को देख के ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है या रोगी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष मतलब देखने में स्वस्थ लगता है लेकिन वो अंदर से बहुत कमजोर है, कई बीमारियों से ग्रसित है, तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो देखिए प्रत्यक्ष में क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्ति मतलब जो स्वास्थ्य उसका सही है, प्रत्यक्ष रूप से सही है, ये सारे गुण बताए हैं। ठीक है, और यदि ये गुण नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? अस्वस्थ है, मतलब स्वस्थ नहीं है। तो बाहर से ही पता चलता है कि शरीर द्वारा ये बाहर से देखने में ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या रोगी है। शरीर सुंदर दिखता है, देखने में भी सुंदर लगता है, पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी होती है, चमक होती है चेहरे पर। फिर उसके बाद देखिए, बाल घने, चमकदार और मुलायम होते हैं, बाल झड़ते भी नहीं हैं, आंखों के नीचे गड्ढे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और वजन कद अनुसार उचित होता है, यानी जिस हिसाब से उसकी हाइट होती है उसी अनुसार उसका कद होता है। तो इसके वजन के हिसाब से, यानी कद के हिसाब से वजन होता है, उसका वेट होता है।
यदि वेट ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अगर हाइट के हिसाब से अगर उसका वजन ज्यादा होता है तो वो अस्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध, उसका जो भी संबंध होता है वो डायरेक्ट उसके शारीरिक संबंध से होता है, प्रत्यक्ष गुण है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से सीधा संबंध होता है। अप्रत्यक्ष में मानसिक रूप से, डायरेक्ट मानसिक रूप से सीधा संबंध होता है। तो देखिए उसके अंदर क्या क्या है, इनकी पाचन क्रिया, परिसंचरण या श्वसन क्रिया, उसके बाद है विसर्जन की क्रिया सुचारू रूप से चलती है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है तो उसकी सारी क्रियाएं जो होती हैं, आंतरिक क्रियाएं जितनी होती हैं वो सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं, सही तरीके से चलती हैं। मानसिक स्वास्थ्य से सीधा इसका संबंध होता है, हमने अभी आपको बताया। आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सामंजस्यता, यानी वो खुद अपना फैसला भी कर लेता है, अपना निरीक्षण खुद करता है। उसके बाद समाज के साथ भी उसका सामंजस्य बना रहता है, यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने व्यवसाय से भी संतुष्ट होता है। यदि ये सब गुण नहीं है, ठीक है, अगर ये सारे गुण नहीं आते हैं किसी व्यक्ति में तो हम ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ है, यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो बच्चों ये था स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ। अभी तक तो ये स्वास्थ्य था, अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है। मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया था, उसकी परिभाषाएं बताई थी और उसके लक्षण के बारे में बताया था कि उसके दो तरह के लक्षण होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। आज हम लोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसी स्पेशली किसी व्यक्ति की बात कर रहा है कि इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक व्यक्ति की बात कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षों के कल्याण को, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि व्यक्ति तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, वो स्वस्थ है, तो हम उसको कहते हैं कि उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है वो ठीक है। इसके बाद देखिए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है। यानी जो भी अच्छे कारक होते हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, जिससे, ठीक है। यानी उचित पोषण, यदि हम उचित पोषण का प्रयोग करते हैं, उचित पोषण का मतलब क्या हुआ, जैसे संतुलित आहार, जो हम संतुलित आहार लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, पौष्टिक तत्व लेते हैं, तो क्या होता है, उचित पोषक तत्व क्या करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जल्दी डेवलप करते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा रहता है। रोगों से मुक्त रहना, क्या होता है, जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो आधे रोग तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी पोषक तत्व लेते हैं वो अच्छा पोषक तत्व होता है, उचित होता है, तो उससे क्या होता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जब हम पौष्टिक तत्व लेते हैं तो क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाती है, तो आधे रोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है रोगों से मुक्त रहना, यानी वो व्यक्ति जो पोषक तत्व सही तरीके से लेता है वो रोगों से मुक्त रहता है। नियमबद्धता, नियम से जो भी हम खाते पीते हैं वो एक नियम से खाते हैं, टाइम से खाते हैं। शारीरिक स्वच्छता, यानी हमारे शरीर की स्वच्छता भी रहती है, यानी हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है। नियमित व्यायाम करना, नियम से यदि हम व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो प्रभावित होता है, यानी स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। विश्राम एवं निद्रा, यानी सोना भी, यदि हम उचित नहीं सोएंगे, सही से नहीं सोएंगे, दिन भर जगे रह जाएंगे, रात भर जगे रह जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो उसका बहुत गहरा असर होता है, यानी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। मादक वस्तुओं से दूर रहना, मादक वस्तु का मतलब होता है जो नशे वाली वस्तुएं होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
स्वास्थ्य मनोरंजन और स्वस्थ रहने के लिए कभी कभी मनोरंजन भी आवश्यक होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर लाइएगा। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व, यानी अगर व्यक्तिगत स्वच्छता, हर एक व्यक्ति के अंदर स्वच्छता है, वो अपने अंदर स्वच्छता रखता है, साफ सुथरा रखता है, तो उससे लाभ क्या होता है। देखिए, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्नचित होना, यानी अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सही रखता है तो उसका मस्तिष्क जो होता है, उसका माइंड फ्रेश रहता है और वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रसन्नचित रहता है, खुश रहता है। मुंह तथा दांतों की नियमित स्वच्छता से दुर्गंध नहीं रहती है, यानी सफाई की बात कर रहा है। स्वच्छता मतलब क्या हुआ, साफ सफाई। अब सिर्फ मुंह और दांत की बात नहीं है, हर एक अंगों की स्वच्छता होना आवश्यक होता है। यहाँ पे मुंह और दांतों की स्वच्छता इसलिए कह रहा है क्योंकि मुंह और दांत की यदि स्वच्छता रहती है तो मुंह से बदबू नहीं आती है, पायरिया नहीं होता है। ज्यादातर गंदगी मुंह और दांत में ही होती है। दांत की दर्द से ज्यादा लोग परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। स्वच्छ बालों में जूं और रूसी नहीं रहती है, यानी जब बाल की हम अच्छे से स्वच्छता करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो उससे क्या होता है, बाल में चमक भी रहती है और खुजली नहीं होती है, रूसी नहीं होती है, जूं नहीं पड़ते हैं। कानों की आवश्यक सफाई करने से श्रवण शक्ति ठीक रहती है। यदि हम कान की सफाई अच्छी तरह से करते हैं तो क्या होता है, खटमल वगैरह, खूंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि खूंट जम जाता है तो कभी कभी हमारा कान दर्द करने लगता है, या फिर गंदगी हो जाती है कान में तो उससे कान दर्द करता है, ठीक से सुनाई नहीं देता है। तो ये सारी परेशानियां आती हैं, इसलिए कान की भी सफाई आवश्यक है। यानी शरीर के सभी अंगों की सफाई रखना अति आवश्यक होता है। नाखूनों को समय समय पर काटते रहने से नाखून की गंदगी जो होती है वो पेट में नहीं जाती है, इस वजह से हमें कोई बीमारी नहीं हो पाती है। तो नाखून की सफाई भी जरूरी होती है। ये सारी सफाई करने से व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ रहता है। फिर बच्चों में स्वच्छता की आदत डालना। बच्चों में भी देखिए, बच्चे ही हैं जो आदत आप बच्चों को डाल देंगे शुरू से ही, छोटे पे से ही, यानी बाल्यावस्था से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाया जाए। तो अच्छी आदतें जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वही बच्चे वही आदत आगे चलकर करते हैं। तो बच्चों में स्वच्छता की अच्छी आदत डालनी चाहिए, यानी नियमित समय पर उठना, सोना या भोजन करना या व्यायाम करना, कसरत करना, ठीक है, और समय पर नहाना। तो ये सारी आदतें नियमित रूप से होनी चाहिए, यानी समय समय पर, जो आपका समय है उसी समय पर उठिए, खाइए, पीजिए, नहाइए, धोइए, सब कुछ समय पर करिए। दांतों व मुंह की सफाई प्रतिदिन करते रहना चाहिए। बच्चे कभी कभी हो जाते हैं, जिद करने लगते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन ये आदत डालनी चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद है घर में गंदगी न फैलाना। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि यदि हम घर में गंदगी फैलाएंगे तो क्या होगा, गंदगी से बीमारियां आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को अच्छी आदत डालना चाहिए बच्चों के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में और बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं कि व्यायाम क्या होता है। व्यायाम के बारे में देखिए, व्यायाम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि व्यायाम किसको कहते हैं, एक्सरसाइज को, यानी कसरत को, ठीक है। तो व्यायाम की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई पूछे कि व्यायाम की परिभाषा क्या है तो आप क्या कहेंगे, वे शारीरिक क्रियाएं जो मनुष्य के समस्त अंगों को पूर्ण रूप से, ठीक है, संतुलित विकास में सहायक प्रदान करती है, ठीक है, यानी सहायक करती है, सहायता करती है। वे शारीरिक क्रियाएं जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण एवं संतुलित विकास में सहायक करती है, यानी कि मनुष्य का पूर्ण विकास करती है, ठीक है, एक्सरसाइज के माध्यम से। व्यायाम उसको कहते हैं। व्यायाम का महत्व क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है व्यायाम करने से। आप जानते ही, यदि आप एक्सरसाइज करते रहिए प्रतिदिन नियम से तो आप बिल्कुल फिट रहते हैं।
तो और भी सारे बहुत से लाभ होते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगी। ठीक है, तो व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होता है, यानी का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेज होता रहता है, अच्छे से होता है, शरीर फुर्तीला होता है। इसके बाद व्यायाम से जो श्वसन क्रिया होती है वो भी तेज होती है। इससे क्या होता है, हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। फिर व्यायाम से पाचन तंत्र ठीक रहता है। जो भी हमारा पाचन तंत्र होता है एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वो भी मजबूत होता जाता है, ठीक होता है। फिर शरीर सुंदर और सुडौल बनता है। जितनी भी चर्बियां होती हैं पेट की, हैं बदन की, वो क्या होती हैं, एक्सरसाइज करने से पिघलती जाती हैं। तो कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होने देता है एक्सरसाइज। तो उससे क्या होता है, जो शरीर होता है वो बिल्कुल सुडौल होता रहता है, यानी कि दिखने में सुंदर लगता है। व्यायाम करने से अधिक प्यास लगती है, थकता है। जब इंसान व्यायाम करता है तो क्या होता है, थक जाता है बहुत। तो जब थकता है तो उसको ज्यादा प्यास लगती है। लेकिन व्यायाम करने के बाद तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा रुकने के बाद ही पानी पीना चाहिए। और पानी जब पीते हैं तो उससे क्या होता है, अधिक पानी पिया जाता है। ठीक है, जब हम थकते हैं तो हम ज्यादा पानी पीते हैं थकान मिटाने के लिए। और उससे क्या होता है, जो आंतरिक जो पसीना होता है वो भी तो पानी ही निकलता है ना, शरीर से पानी निकलता है, एक्सरसाइज होता है तो। फिर हम पानी जब पीते हैं तो आंतरिक सफाई होती रहती है। ये सारे लाभ हैं। तो व्यायाम के आवश्यक नियम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कसरत जब चाहे तब कर लें, ठीक है ना, उसका एक निश्चित नियम होना चाहिए, सुबह उठ करके करना चाहिए। तो क्या होता है कि इसका नियम क्या है, व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, यानी डेली डेली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किए कल नहीं किए परसों नहीं किए फिर दूसरे दिन करना शुरू कर दिए। तो ऐसे शरीर पर इतना प्रभावित नहीं होता है व्यायाम एक्सरसाइज करने से। तो नियमित रूप से जब करेंगे तब उसका असर दिखाई देता है। फिर एक खुली हवा में ढीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज करने लगे तो क्या होगा, हमें हवा लग नहीं पाएगी, तो हम थक जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो नियमित रूप से करना चाहिए और खुली हवा में करना चाहिए, ढीले कपड़े पहन करके करना चाहिए। व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, वरना ज्यादा थक जाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। व्यायाम के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद देख लीजिए कुछ उपयोगी व्यायाम जो जरूरी होता है, जो डेली करते हैं, आमतौर पर करना भी चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन उठकर दौड़ना, डेली सुबह उठ करके दौड़िए। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कसरत नहीं कर पा रहे हैं, उठक बैठक नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ किलोमीटर दौड़ करके ही आइए, 1-2 किलोमीटर दौड़ के आइए। डेली डेली रूटीन में बनाइए अपने। खेल कूद में भाग लेना, और डेली खेल में, आप स्कूल में तो खेलते ही हैं, तो डेली खेल कूद में भाग लेना चाहिए। और नियमित क्या है, योगाभ्यास करते रहना चाहिए। आप योगा करते रहिए नियम से, ठीक है। यदि आप ऐसे करेंगे, बाकी तो आप सब एक्सरसाइज के बारे में जानते ही हैं, और बहुत बच्चे तो प्राइज भी लेकर के आते हैं, तो वो अलग की बात है, लेकिन नियम जानना आवश्यक है, ठीक है। तो आप पढ़िए, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्राम एवं निद्रा के नियम। हमें निद्रा क्यों, कैसे करना चाहिए, आराम कैसे करना चाहिए, ठीक है। हमने आपको व्यायाम से संबंधित बातें बताई थी, उसके लाभ वगैरह बताया था आपको। आज हम लोग चौथे पार्ट में पढ़ेंगे विश्राम एवं निद्रा के नियम, विश्राम के महत्व, उसके अभाव से क्या होता है, और बहुत सारे मादक पदार्थों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि विश्राम एवं निद्रा के नियम कौन कौन से होते हैं। विश्राम करना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। हम जब कोई काम करते हैं, जब थक जाते हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी से हमको समय मिल जाए तो हम थोड़ा सा आराम कर लें। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, वो क्षमताएं जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, तो इंसान थक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्राम एवं निद्रा के नियम क्या होते हैं। अधिक शारीरिक श्रम या मानसिक कार्य से
होने वाली थकान को दूर करने के लिए विश्राम और निद्रा बहुत ही आवश्यक होता है। यानी हमारा जो शरीर होता है जब बहुत थक जाता है, शारीरिक रूप से शरीर थक जाता है या दिमागी टेंशन से, मानसिक रूप से मस्तिष्क थक जाता है, तब भी हम यही चाहते हैं कि हम थोड़ा सा विश्राम कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, इसलिए हमको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारी बॉडी बिल्कुल थक जाती है, हमारा शरीर जब बिल्कुल थक जाता है, आप लोग खेल कूद के भी आते हैं, जब थक जाते हैं तो चाहते हैं थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा देर बैठ जाएं। तो जब हमारे शरीर की क्षमताएं जो होती हैं वो कम होने लगती है तो हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ समय यदि विश्राम कर लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, हितकर होता है। रात्रि के भोजन के लगभग एक घंटे के बाद हमें हमें सोना चाहिए। यानी यदि हम खा लेते हैं रात के समय, ठीक है, तो खाना खा के हम तुरंत बिस्तर पर ना जाएं सोने के लिए। हम खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही बिस्तर पर जाएं सोने। ये फायदेमंद होता है। ठीक है, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनकर ही सोना चाहिए। यानी जब हम विश्राम करते हैं, जब हम निद्रा लेते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से बॉडी को खुला रखना चाहिए, यानी फ्री रखना चाहिए। ढीले कपड़े पहने, टाइट नहीं, ठीक, ढीले कपड़े पहन करके सोना चाहिए तो अच्छी नींद आती है उससे। नींद का महत्व क्या है, नींद लेना आवश्यक क्यों है? तो देखिए, पर्याप्त नींद लेने से व्यक्ति तरोताजा रहता है। जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं, थोड़ा शरीर हल्का लगता है। ठीक है, यानी स्वस्थ रहता है हमारा शरीर। फिर नींद के समय सभी अंगों को विश्राम मिलता है, इसलिए भी नींद ली जाती है, क्योंकि दिन में जब हम लोग काम करते रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, घर का काम करें या बाहर का करें, मानसिक रूप से करें या शारीरिक रूप से करें, जब कोई भी काम किया करता है आदमी, तो क्या होता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है हमेशा पूरे बॉडी में। तो और उसके सारे पार्ट्स काम करते रहते हैं ना, उसके सारे अंग काम करते रहते हैं शरीर के। तो हर अंग, आंख से देखने का, हाथ से काम करने का, पैर से चलने का, इस तरह से मतलब कि वो हर तरह से वो काम करता रहता है पूरा शरीर हमारा। ठीक, और ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहता है। तो जब रात के समय विश्राम लेते हैं तो सारे अंग जो होते हैं वो उनको आराम मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा थोड़ा कम हो जाता है, चलता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। नींद के अभाव में, ठीक है, नींद के अभाव में यदि हम नींद नहीं लेते हैं, सही से नहीं सोते हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बात बात पे गुस्सा आने लगता है और बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति। क्या होता है, चेहरे पे उदासी आ जाती है, बहुत दुर्बल लगने लगता है, बहुत लगता है जैसे कितना कमजोर हो गया है व्यक्ति। तो ये सारी परेशानियां नींद न लेने से, और मानसिक रूप से भी तनाव हो जाता है व्यक्ति को। यदि वो पूर्ण रूप से नहीं सोता है तो शरीर भारी होने लगता है, सर में दर्द होने लगती है, बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, नींद लेने से फायदे और नींद न लेने से जो नुकसान होता है। तो नींद लेना भी बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 6 घंटा 7 घंटा सोइए आराम से, उसके बाद ही बाकी सारे काम कीजिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, लेकिन कम से कम 6-7 घंटा सोइए। उसके बाद देखिए, प्रमुख मादक द्रव्य तथा उनका शरीर पर प्रभाव। अब मादक द्रव्य क्या होता है? मादक द्रव्य यानी मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसको मादक कहते हैं। तो उसका शरीर में जब प्रभाव पड़ता है तो उससे क्या हमको हानियां होती हैं। तो मादक पदार्थ जितने भी होते हैं वो सब हानिकारक ही होते हैं, कोई लाभदायक नहीं होते हैं। जैसे अफीम है, अफीम पोस्त के पौधों से प्राप्त होता है। पोस्त नाम का एक पौधा होता है, उसके पत्तों से प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति सुस्त हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, आंख कमजोर हो जाती है, शरीर पीला पड़ने लगता है। यानी जब हम नशा लेने लगेंगे तो हम खुद को
अपने होश में नहीं रहेंगे, ठीक है, यानी बहुत कमजोर होने लगेंगे और हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं कम होने लगेंगी ये मादक पदार्थ लेने से। भांग क्या होता है? भांग तो आप सभी जानते हैं, होली में बहुत लोग यूज भी करते हैं इसको। तो भांग की पत्तियों को पीसकर प्रयोग किया जाता है, ये नशीला पदार्थ होता है और इससे क्या होता है, पाचन शक्ति प्रभावित होती है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। तंबाकू क्या होता है? तंबाकू भी नशीला पदार्थ होता है। उसको क्या है, या तो लोग ऐसे भी खाते हैं तंबाकू और उसके बाद पान के साथ मिला करके भी खाते हैं, बहुत तरीके से लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू के बहुत सारे नाम होते हैं, वैरायटी अलग अलग होती है। तो नींद कम आती है उससे, और तंबाकू क्या है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, उससे कैंसर होने का चांस होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं शरीर के लिए। तो इन सब चीजों से आप दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, और जो आपके सामने जो सेवन करता है उसको भी आप समझाइए, ठीक है, कि ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं। उसके बाद है मदिरा। मदिरा शराब को कहते हैं। शराब तो आप जानते ही हैं कि शराब और भी ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा अल्कोहल होता है, वो एसिड होता है। तो हृदय रोग हो जाता है उससे, और उसका क्या है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है, प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। तो इन सब चीजों के सेवन से बहुत ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बहुत हानिकारक चीजें हैं ये। तो अब हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।